हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम। PS2 पेपर कोड है। PS2 BA फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के पेपर है, जिसका भाग है भारतीय विचारक विषय है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेपर कोड है PS02 राजनीतिक विज्ञान है, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार पहुंचने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, मन्नू के अनुसार अपराधियों को दिए जाने वाले 4 प्रकार के दंड क्या हैं? उत्तर है, मन्नू के अनुसार अपराधियों को दिए जाने वाले 4 प्रकार दंड निम्न है। वाग्दंड, दिग्दंड, धनदंड, बंद दंड, जिसमें कठोरता का क्रम वाग्दंड से बंद दंड की ओर बढ़ता है। यहाँ इन दंडों का विवरण दिया गया है, जिसमें पहला है वाग्दंड। पहला वाग्दंड है। वाग्दंड मतलब आलोचना। यह सबसे कठोर दंड है, जिसमें अपराधियों को शब्दों द्वारा आलोचना या फटकार लगाई जाती हैं। दिग्दंड निंदा। इसमें व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती है, उसकी अवमानना की जाती है। तीसरा दंड है जुर्माना। इस प्रकार के दंड में अपराधियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। चौथा है बंद दंड, शारीरिक दंड का सबसे कठोर दंड है, जिसमें अपराधी को शारीरिक कारावास आदि का दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार रूप से स्पष्ट कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कौटिल्य के अनुसार राज्य उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य प्रजा के कल्याण के लिए अस्तित्व में आता है और यह राज्य के निर्माण का उद्देश्य है। राजकर्ता शोषण और अव्यवस्था को रोकना है। प्रजा और राजा के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत राजा प्रजा की सुरक्षा और कल्याण की गारंटी देता है। राज्य की उत्पत्ति के कारण है, जिसमें पहला है अजरातकर्ता की समाप्ति। कौटिल्य का मानना था कि वैदिक काल के बाद समाज में अजरातकर्ता, अव्यवस्था और शोषण फैल गया था। प्रजा का कल्याण। प्रजा को अजरातकर्ता से बचाने और उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए राज्य की आवश्यकता हुई। राज्य का अस्तित्व। राज्य को इसलिए चुना गया ताकि वे जनता के कल्याण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकें। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक कोई 4 योग्यता बताइए। 4 योग्यता बताइए। कौन कौन सी योग्यता है? तो उत्तर है, शुक्र नीति के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक 4 योग्यता हैं। सभी प्रकार के दोषों से रहित होना, चरित्रवान होना, राजा के प्रति वफादार होना, गुप्त विधेय या गुप्त राजनीतिक ज्ञान का ज्ञाता होना, जिसका वर्णन निम्न है। दोषों से रहित होना। मंत्री को किसी प्रकार के अवगुण और निर्बलता से मुक्त होना चाहिए। चरित्रवान होना। मंत्री का चरित्र अच्छा होना चाहिए। वे निष्पक्ष होना चाहिए। वफादारी। मंत्री को राज्य और राजा के प्रति पूर्णतः वफादार होना चाहिए। गुप्त विधेय का ज्ञान। मंत्री को गुप्त विधेयक यानी राजनीति का ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, जो उसे कठिन निर्णय लेने में सहायक हो। प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व। मंत्री को प्रजा का हित चेतक होना चाहिए। प्रजा की समस्या का समझने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष व्यवस्था
के प्रति दयानंद सरस्वती के विचार स्पष्ट कीजिए। वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था के प्रति दयानंद सरस्वती के विचार स्पष्ट कीजिए। संयमी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था में गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर विश्वास करते हैं, न कि जन्म के आधार पर। उनका मानना था कि प्राचीन चतुर्वर्ण प्रणाली ऐसी थी, जबकि वर्तमान की जाति व्यवस्था जन्म आधारित और विकृत हैं। इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति जैसे गुण और स्वभाव का होगा, वही उस गुण के योगी होगा। वर्ण परिवर्तन संभव। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के खोखले एक प्रधान के रूप में क्यों मानते हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के खोखले के एक प्रधान के रूप में क्यों मानते थे? तो उत्तर गोपाल कृष्ण खोखले ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक प्रधान या लाभ मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक संवैधानिक स्थगत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और शिक्षा के विचार शामिल हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने पेश किया। वे ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए प्रगति के एक अवसर के रूप में देखते हैं, जो उन्हें पश्चिमी विचारों पर आधारित एक राज्य बनाने, स्वशासन की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तरवादियों द्वारा प्रयोग किया जा रहे संसाधनों के तिलक ने क्यों अस्वीकार किया? उनके द्वारा भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में संगठित करने के लिए किन्हीं दी त्योरी पर पुनः आरंभ किया? तो उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरवादियों की अग्रहणपूर्ण याचना की नीति को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उनका मानना था कि यह भारतीय के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका नहीं था, जिसके साथ पर वे अधिक प्रत्यक्ष संघर्षपूर्ण रणनीतियों का समर्थन करते हैं। वे भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को पुनः प्रारंभ किया, ताकि जनता में चेतना जागृत हो और वे संघर्ष के लिए प्रेरित हो। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी का अर्थ समझिए। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी का अर्थ समझिए। तो उत्तर है, गांधी जी ने स्वदेशी के अनुसार ये एक ऐसी भावना है जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं और दूर से स्रोतों से बनी वस्तुओं को छोड़ देती हैं। इसका अर्थ स्वार्थ से परे अपने देश और समाज के प्रति प्रेम है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी संस्था और परंपराओं को अपनाने, उन्हें बेहतर बनाने में जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मनु के मानव में जीवन 4 आश्रम है, यानी ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभाजित हैं। जो व्यक्ति के जीवन 4 चरण, इनमें आश्रम में व्यक्ति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उद्देश्य को प्राप्त हैं, जिसमें है पहला ब्रह्मचर्य, जो 0 से 25 वर्ष होता है, जो शरीर, मन और बुद्धि का विकास होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य में। और आगे गृहस्थ 25 से 50 वर्ष होता है, इसमें धर्म, अर्थ, काम का अनुभव होता है। वानप्रस्थ यह 50 से 75 वर्ष होता है, इसमें वेदों का अध्ययन होता है और आत्मा शुद्धि के लिए ईश्वर का अध्ययन किया जाता है वानप्रस्थ में। और अगला है संन्यास। संन्यास में 75 से 100 वर्ष तक होता है। यह अंतिम आश्रम में व्यक्ति शारीरिक बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार विरक्त हो जाता है, सभी से क्षमा याचना करता और संयम को भौतिक के ऊपर उठाकर आत्म अनुभूति के लिए संप्रत करता है। संन्यास जो
और अगला खंड है 2। पहले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत 60 गुणीय नीति क्या है? उत्तर है, कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत 60 गुणीय नीति जिसमें 60 गुणीय भी कहा जाता है। यह राज्य के शब्दों को नियंत्रण करने वाली एक विदेश नीति है जो 6 रणनीतियों संधि, विग्रह, आसन, गमन, शौर्य, द्विवेदी भाव के माध्यम से राज्य के हितों की पूर्ति करती है। यह नीति यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है जहाँ राज्य अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के कार्य के लिए कार्य करता है। यह कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों के प्रभावी पर बल देती है। जिसमें 60 गुणीय के नीति के 6 अंग है। संधि, शांति, यह राजा स्वयं कमजोर होने पर ही संधि करता है। संधि की शर्तें तभी तक मानी जाती है जब तक वह शक्तिशाली न हो जाए। दूसरी है विग्रह, युद्ध, जब कोई राजा अपने शत्रु से अधिक शक्तिशाली महसूस करता है तो वह युद्ध करता है। आसन, तटस्थता, जब एक राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शत्रु के मुकाबले अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय करता है और किसी गुटबाजी में शामिल नहीं होता है। अगला गमन या कुछ आक्रमण, जब एक राजा को अपने शत्रु पर आक्रमण करने का अवसर मिलता है तो वह उस पर आक्रमण करता है। द्विवेदी भाव, दोहरी नीति, जब तक लागू होता जब तक राज्य एक साथ दो अलग अलग राज्यों के साथ शांति और युद्ध की स्थिति में नहीं होता यानी एक शांति समझौता और दूसरे के साथ युद्ध की तैयारी करना। शहरीय सहायता और गठबंधन, जब कोई राजा स्वयं कमजोर होता है उससे सुरक्षा के लिए किसी शक्तिशाली मित्र राज्य सहायता या गठबंधन की आवश्यकता होती है। नीति सार, यह यथार्थवादी विदेश नीति है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इसमें कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों में सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जाता है। यह राज्य के बीच शक्ति के संघर्ष को पहचानने और उसे राष्ट्रीय शक्ति के बीच अधिकतमकरण के रूप में देखती हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी उत्थान के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, राजा राम मोहन राय ने नारी उत्थान के क्षेत्र में सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की वकालत करने और महिला शिक्षा पर जोर देने जिसमें महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे अमानवीय उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए। उनके प्रयास से परिणाम स्वरूप ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। मुख्य विचार और कार्य, सती प्रथा का उन्मूलन, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का एक अमानवीय और बब्बर प्रथा बताया जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन व्यापक अभियान के कारण लॉर्ड विलियम ब्रिटिश ने 1829 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार को जोरदार समर्थन किया। समाज में महिला के दयनीय स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। महिला शिक्षा पर जोर, राय का मानना था कि महिला की शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने 1816 में अंग्रेजी स्कूल खोला। बाद में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया जहां महिला के लिए शिक्षा का द्वार खोले गए। संपत्ति के अधिकार, उन्होंने महिला के संपत्ति पर अधिकारियों की वकालत की ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध, सती प्रथा के अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा जैसे अन्य सामाजिक बुराई का भी कड़ा विरोध किया। उन्हें उन्मूलन के प्रयास किए। पत्रकारिता का उपयोग, उन्होंने अपने साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र स्वाद कौमुदी और फ्रांस अखबार मिरात उल अखबार के माध्यम से सती प्रथा अन्य सामाजिक बुराई के विरोध आवाज़ उठाई।
दयानंद सरस्वती के अनुसार राजा को कार्य के नियंत्रण करने वाले विभिन्न तत्वों को परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने के अनुसार राजा के कार्य को नियंत्रित करने वाले मुख्य तत्व है कानून का शासन, न्यायपूर्ण कानून का सच्चा राजा है, गणतंत्र का समर्थन, जनता का विरोध अधिकार है, प्रशासन का विकेंद्रीकरण, कई गांवों का एक अधिकारी नियुक्ति करना, न्यायपालिका का सदस्यीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समझिए, और नैतिकता सत्यता जो शासन के नीति का नियम है। वे राज्य के परम अधिकारी नहीं मानते हैं बल्कि कानून को सर्वोच्च मानते हैं जिसके अनुसार सभी को आचरण करना चाहिए। यहाँ उनके विचार का विस्तार के विवरण दिया गया है। कानून का शासन, कानून को राजा से ऊपर दयानंद सरस्वती ने कानून को ही असली राजा माना है जो न्यायपूर्ण सच्चा होता है। व्यवस्था का आधार, कानून ही लोगों की व्यवस्था बनाए रखता है, उनका रक्षक है, खासकर जब तक वे सो रहे होते। प्रशासन में कानून का महत्व, सही ढंग से प्रशासित कानून सद्गुणों को बढ़ावा देता है, धन अर्जन को प्रोत्साहित करता है और प्रजा की इच्छा की पूर्ति सुनिश्चित करता है। गणतंत्र और राजा का अधिकार, गणतंत्र समर्थन, वे राजतंत्र के समर्थन नहीं थे बल्कि गणतंत्र को अधिकार का महत्व देते हैं। जनता का अधिकार, यदि शासन तंत्र वेदों के विरुद्ध आचरण करे तो जनता को उसका विरोध करने में पूर्ण अधिकार है जो एक राजनीतिक क्रांति का अधिकार बना सकता है। प्रशासन का विकेंद्रीकरण, अधिकारी की नियुक्ति, दयानंद ने शासन के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था और कहा था शासन को अपने राज्य के संचालन के लिए 200 से 500 गाँव के बीच एक राज्य के अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए। अगला है न्यायपालिका और नैतिकता, जिसमें न्यायाधीशों का नियंत्रण, उनके विचारों के अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सामंजस्य होना चाहिए। न्यायाधीशों के प्रशासन पर नियंत्रण रखना चाहिए। नैतिकता का महत्व, शासन नीति का आधार नैतिकता सत्यता होनी चाहिए। राजा पर सीमाएं, निराकार कानून की प्रधानता, वे राजा और अन्य अधिकारियों के मुकाबलों के लिए अलग न्यायालय नहीं चाहते थे बल्कि सभी के लिए एक समान न्याय व्यवस्था चाहते थे। संयम, राजा के लिए दंड, उन्हें सुझाव दिया कि यदि राजा गलत आचरण करे तो उसे दी जाने वाली सजा सामान्य व्यक्ति की सजा से 1000 गुना कठोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाए गए मुक्त व्यापार नीति के संबंध में खोखले के विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है गोपाल कृष्ण खोखले ने भारत में ब्रिटिश शासन मुक्त व्यापार नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण व स्वदेशी उद्योगों के विनाश के रूप में देखा गया। उनका मानना था कि ब्रिटिश नीतियाँ केवल ब्रिटेन के लाभ के लिए बनाई गई हैं और भारत के कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं को तैयार माल खरीदार के रूप में रखा गया, जिससे भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता नष्ट हुई। जिसमें ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति खोखले के विचार हैं आर्थिक शोषण, स्वदेशी उद्योग का पतन, आर्थिक निर्भरता और राष्ट्रीय हित के विपरीत और आत्मनिर्भरता स्वशासन के वकालत। जिसमें अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार पर तिलक के विचार का परीक्षण कीजिए। जिसमें उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार के विचार को देश विदेशी शासन को सहयोग के माध्यम से चुनौती देता है। उन्होंने केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रहकर स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तिलक के अनुसार बहिष्कार व स्वदेशी मिलकर एक शक्तिशाली निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप लेते हैं जो आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक सक्रिय साधन था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर बने। बहिष्कार का अर्थ और उद्देश्य, आर्थिक स्वावलंबन। तिलक का लक्ष्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उद्योगों उत्पादों को बढ़ावा देना है। उन्हें स्वदेशी को भारत की आर्थिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए अवश्य मानना है।
जनता का असहयोग। बहिष्कार का अर्थ शासन के संचालन में जनता द्वारा असहयोग देना बंद करना था, जिसमें शासन चलाना असंभव हो जाता है। स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा। बहिष्कार का उद्देश्य केवल आयातित वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारतीय उत्पादों का उत्पादन व उपभोग का बढ़ावा भी था। निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बहिष्कार निष्क्रिय राजनीति का रूपांतरण है, जिसमें पहला है तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध बहिष्कार का एक ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण था, जिसका अर्थ था कि जनता ने सहयोग न करके स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार कर सरकार की नींव हिला दी। जनता की भागीदारी। इस विचार ने भारतीय को शासन के विरुद्ध संगठित होने और एकजुट होने का शक्तिशाली माध्यम प्रदान किया, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ी। आज की प्रासंगिक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। आज के भारत में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तिलक के स्वदेशी बहिष्कार के विचारों की पुनरावृत्ति भारतीय क्षमता आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। सांस्कृतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तिलक की दृष्टि केवल आर्थिक मुक्ति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ भारतीयता का समावेश था, जो आज भी प्रासंगिक हैं। और अगला क्वेश्चन है, रस्किन की पुस्तक टू दिस लास्ट का महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा? रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में महात्मा गांधी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शरीर जीवन के उन्होंने उनके शहरी जीवन के ग्रामीण जीवन की ओर बढ़ने के लिए निर्णय प्रेरित किया। उन्होंने उनके सर्वोदय दर्शन का आकार दिया, जिसमें सभी का कल्याण समाहित है। इस पुस्तक ने गांधी को शारीरिक श्रम और सभी प्रकार के कार्य में समानता का महत्व सिखाया, जिससे उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन आया। उन्होंने इस पुस्तक को गुजराती में अनुवाद किया। पुस्तक का गांधी जी पर प्रभाव। जीवन परिवर्तन। गांधी ने रस्किन की पुस्तक पढ़ने के बाद एक शहरी वकील से ग्रामीण मजदूर वर्ग के जीवन को बदलाव का अनुभव किया। शारीरिक श्रम का महत्व। गांधी को पुस्तक से यह शिक्षा मिली कि सभी प्रकार के श्रम, चाहे वे वकील का काम हो या नाई का, सभी को अपने आजीविका कमाने का समान अधिकार है, जो सभी श्रम मूल्य के समान है। सर्वोदय दर्शन का विकास। रस्किन के सभी कल्याण विचार ने गांधी के सर्वोदय सभी के लिए उदय कल्याण उद्योदित अंतिम व्यक्ति के उदय के प्रेरित किया है। प्रेरणा और अनुवाद। कैसा मिला प्रभाव? एक दोस्त ने गांधी की यह पुस्तक दी जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। गांधी ने पूरी पुस्तक को 24 घंटे यात्रा में पढ़ डाला, लेकिन रस्किन के विचारों को अपने आत्मकथा प्रतिबंधित किया। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्रनाथ रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद का अर्थ बताइए। मानवेंद्रनाथ रॉय ने नव मानववाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क बुद्धिता सर्वोपरि माना है। यह दर्शन मनुष्य का राष्ट्रवाद, वर्गवाद, धर्म जैसे संकीर्ण बंधन से ऊपर उठता है, स्वतंत्रता की खो तथा मानव विकास की असीमित संभावनाओं पर बल देता है। इसका लक्ष्य मानव जाति के वर्तमान बंधनों को तोड़कर एक विश्व व्यापारी तर्क संगत नैतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। नव मानववाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है व्यक्ति को केंद्र में रखना, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देना, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और राष्ट्र का खंडन और धार्मिक नैतिक संवेदन। ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप क्लास लंबी हो जाएगी, एक बार आप क्लास को रोक कर देख सकते हैं, इसको एक बार रोक कर पढ़ लेना पूरा,
मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। और ज्ञान और विकास की असीमितता। अल्लाखंड से आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस भी को भी ज्वाइन जरूर करें। और इसमें क्वेश्चन के मैं पॉइंट मेन पॉइंट बता देता हूँ, आप क्लास पॉज कर आप जरूर पढ़ें। जिसमें पहला क्वेश्चन है रावा के कल्याण, रावों के कर्तव्यों के बारे में मनु के विचार का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है मनुस्मृति के अनुसार राजा के कर्तव्य राज्य का प्रमुख दायित्व धर्म और व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा की रक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना, शासन में नैतिकता का स्थापना करना था। राजा का देवतीय शक्तियों के संपन्न माना जाता था और प्रजा का भलाई के लिए उसके संजक नीतिवान और धर्मनिष्ठ होना था। इस मूल्यांकन के अनुसार मनु के विचार राजा को एक कल्याणकारी शासन के रूप में चित्रित करना, लेकिन न्याय और शासन में जातिगत भेदभाव का भी समर्थन करते हैं, उनकी व्यवस्था को सीमित रखता है। जिसमें राज्यों के कर्तव्य का परीक्षण है प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण। जिसमें पहला प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण में है राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, उनके कल्याण को सुनिश्चित करना था। मनु के अनुसार यह प्रजा के दाने का छठा और 8वां भाग कर के रूप में प्राप्त करने का कारण था। युद्ध काल में यह चौथा भाग भी हो सकता है। न्याय और दंड नीति। मनु के राजा को न्याय व्यवस्था पर अत्यंत ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने धर्मशास्त्रों और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने अपेक्षा की, जिसमें शारीरिक दंड जुर्माना का भी प्रावधान था। व्यवस्था और धर्म की स्थापना। मनु के अनुसार राजा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समाज में धर्म की स्थापना और उसे बनाए रखना था। उस सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक हर क्षेत्र में लागू करने का दायित्व राजा पर था। राजा का आचरण और नैतिकता। मनु ने राजा के लिए एक गतिशील और अनुशासित दिनचर्या का वर्णन किया, जिसमें स्नान और ध्यान के बाद भी न्याय संबंधित कार्य करना शामिल था। राजा को हमेशा संजम को सावधान रहना होता था। मंत्री को गुप्तचरों के साथ परामर्श करना भी आवश्यक था। मनु के विचार का मूल्यांकन। सकारात्मक पहलू। मनु का विचार एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करता है। यह राजा को प्रजा की रक्षा न्याय स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखता है, जो अजरत का समय आवश्यक थी। राजा के कर्तव्य को धर्म से जोड़कर उन्हें शासन नैतिकता बनाने का प्रयास किया। नकारात्मक पहलू। मनु के विचार जाति पर आधारित है, जो उनके विचारों को सीमित करता था। उन्होंने ब्राह्मणों का पक्ष लिया। समाज में विभिन्न जाति के साथ समान व्यवहार पक्ष में नहीं होते थे। यह उनके विचार का एक प्रमुख दोष था। निष्कर्ष है, मनु के राजा के कर्तव्य विचार एक मजबूत न्यायपूर्ण कल्याणकारी शासन की नींव रखते हैं। हालांकि उनके विचार में व्यापक जातिवाद भेदभाव उनकी न्याय संहिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, फिर भी वे भारतीय राजनीतिक चिंतन राजाओं दर्शन के रूप में राज्य की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण है। हालांकि अंतर्राज्यीय संबंध के संबंध में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक राज्य की विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए भौगोलिक आधार पर आधारित मॉडल है, जिसमें एक विजुगुषु जीतने की इच्छा रखने वाला राजा है और उसके पड़ोसी ररी या शत्रु होता है, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, और इस तरह राज्यों का एक चक्र बनता है, जिसमें शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मित्र शत्रु के बीच संबंधों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साम्राज्य का विस्तार करना, जिसके लिए विजुगुषु को अपने मित्र और शत्रु दोनों के साथ स्थापित करते हैं। जिसमें मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? विजुगुषु, अरि, मित्र और इनके साथ ही
मित्र मित्र होता है, अरि अरि होते हैं। इन सभी के कल्याण कार्य प्रणाली क्या है, जिसमें पहला मित्र शत्रु मित्र चक्र होता है। पहला कौटिल्य के अनुसार एक राज्य का पड़ोसी प्रकृति शत्रु होता है और उसके पड़ोसी का पड़ोसी प्रकृति मित्र होता है। इसी सिद्धांत पर राज्यों के चारों ओर से चक्र बनता है। इसमें मित्र और शत्रु राज्य होते हैं। सामरिक गठबंधन और प्रभावी पड़ोसी, इसका महत्व में यह सिद्धांत बता कि एक राज्य की विदेश नीति भौगोलिक स्थिति ये पड़ोसी राज्यों के हितों पर निर्भर करती है। यह राज्य की शक्ति बढ़ाने विजय प्राप्त करने का एक रणनीति मॉडल प्राप्त है। मंडल सिद्धांत राज्य के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी और किसी कारण के खतरे को कम करने में मदद करता है। संपेक्ष में कौटिल्य मंडल के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और राज्य के लिए एक प्रभावी विदेश नीति तैयार करने का एक व्यापारिक और रणनीति दृष्टिकोण है। और अगला क्वेश्चन है, सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार का विवेचना कीजिए। उत्तर है, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह को एक दूसरे से जोड़ने का प्रदर्शन के रूप में विकसित किया। जहाँ सत्य का अर्थ है केवल सच्चाई बोलना नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीवन जीना है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी का तन मन वचन कर्म से हानि न पहुंचाना। सत्याग्रह इन दोनों के व्यापारिक रूप से हैं, जिसका अर्थ है सत्य के प्रतिष्ठा अन्याय का अहिंसक प्रतिरोध करना। जहाँ व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानता है और मानव गरिमा के लिए प्रेम करुणा और शक्ति के माध्यम से संघर्ष करना है। पहला सत्य तृष्ट जीवन का सार होता है। जीवन का सार आत्म विजय ईश्वर का रूप, ईश्वर का सत्य ही ईश्वर को बदलकर ईश्वर ही सत्य है कहाँ है। और आगे अहिंसा में व्यापक अर्थ होता है सकारात्मक दृष्टिकोण मानव अधिकारों की नींव। क्लास लंबी हो जाएगी, इस कारण मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। आप क्लास पॉज करके ये पढ़ ले एक बार। और आगे सत्याग्रह, सत्याग्रह में शाब्दिक अर्थ, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति, अन्याय का निवारण, सत्य और अहिंसा का मेल, जन आंदोलन के रूप में। यह ऐसा लोकप्रिय क्रांतिकारी आंदोलन है जिसमें जन जन की भागीदारी होती है। व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ में तो दिया है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण है नारायण जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संग्राम क्रांति की अवधारणा को समझाइए। तो उत्तर है, जयप्रकाश नारायण की संपर्क क्रांति की अवधारणा एक ऐसी क्रांति है जो केवल किसी एक क्षेत्र में बदलाव नहीं बल्कि समाज की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धिक शैक्षणिक आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में एक व्यापक मूलभूत परिवर्तन की वकालत करते हैं। उन्होंने मौजूदा में व्यवस्था में भ्रष्टाचार बेरोजगारी जैसी समस्या को व्यवस्था के उपयुक्त मानते हुए उन समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण व्यवस्था को बदलने और सभी शांत क्रांतियों का एक साथ लाने का आह्वान किया। संपर्क क्रांति का पहलू है एक व्यापक क्रांति और दूसरी है शांत क्रांति का समय। शांत क्रांति में कौन कौन सी शांत क्रांति है? राजनीतिक क्रांति एक, आर्थिक क्रांति 3 नंबर सामाजिक क्रांति, 4 नंबर है सांस्कृतिक, 5 नंबर बौद्धिक क्रांति और 6 नंबर है शैक्षणिक क्रांति और 7 नंबर आध्यात्मिक क्रांति। यह सभी 7 क्रांति हैं। 7 क्रांति का समन्वय है व्यवस्था का परिवर्तन में
जयशंकर ने जयप्रकाश नारायण का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार और अन्य निहित है, इसलिए उन्हें केवल व्यवस्था परिवर्तन में ही समाप्त कर दे सकता है। लोकतंत्र की पुनर्व्यवस्था, उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का और एक ऐसी स्थापित करने का आह्वान किया जो जनता के सच्ची प्रतिनिधि हो। संक्षेप में जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का उद्देश्य समाज के हर पहलू में एक मौलिक और पूर्ण परिवर्तन लगा था ताकि इस न्यायपूर्ण समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इनकी पिछली क्लास भी एक बार जरूर देखें। पेपर कोड है PS02 की पिछली क्लास भी एक बार जरूर देखें। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ज़रूर जाकर देखें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस बेरी को वहाँ पर ही ज्वाइन कर लें। बालाजी क्लासेस बेरी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लें। वहाँ पर VMO क्वार्टर संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।